हेलो विद्यार्थी, कैसे हो। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो चल रहा था, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए यानी जो रक्त समूह हैं, किसके बारे में, रक्त समूह जो होते हैं रक्त समूहों के बारे में बताया। और साथ ही आपको ये बताया गया था कि ओ जो वर्ग होता है या ओ जो समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसको हम सर्वदाता कहते हैं और AB को हम सर्वग्राही के नाम से जानते हैं कि AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना इसमें, RH कारक। कौन सा है, RH कारक। तो देखिए RH कारकों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाया कि RH कारक क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो RBC की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं, RBC की जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं, उनकी सतह पर प्रतिजन A और प्रतिजन B के अलावा एक अन्य प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम RH कारक कहते हैं। और RH कारक की खोज सर्वप्रथम मकाका रीसस नामक बंदर में, यानी मकाका रीसस नामक बंदर में कॉलैंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में की थी। आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना, समझना प्रिय छात्र एवं छात्राओं कि RH जो कारक होते हैं इनकी खोज सर्वप्रथम 1940 में कॉलैंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। आई बात समझ में। कौन से बंदर में, मकाका रीसस। आई बात। और सबसे पहले इन वैज्ञानिकों ने रीसस शब्द का पता लगाया, यानी मकाका रीसस नामक बंदर में एक प्रतिजन बताया, कौन सा, रीसस। और रीसस का जो संकेत होता है वो ही क्या होता है, RH। क्या होता है, RH। आई बात समझ में। और ये 417 एमिनो अम्लों से, जो RH कारक होते हैं ना अपने, 417 एमिनो अम्लों से क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। ध्यान देना कि जो अपने क्या होते हैं RH जो कारक होते हैं, गौर देना कि जो RH कारक होते हैं ये 417 एमिनो अम्लों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। कितने, 417, यानी RH कारक जो होते हैं करीब 417 एमिनो अम्लों की क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। आई बात समझे। एमिनो अम्लों की क्या होती है, एक प्रोटीन है। और इसके साथ मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया था, ध्यान देना कि जो अपना विश्व है, जो संसार है, उसमें लगभग 85% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH धनात्मक हैं। और 15% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH ऋणात्मक हैं। कैसे हैं, RH ऋणात्मक हैं। यानी जिनमें RH कारक पाया जाता है उन्हें हम धनात्मक यानी पॉजिटिव कह देते हैं, और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है उन्हें हम ऋणात्मक कह देते हैं, यानी RH ऋणात्मक, और वो क्या हो गए, RH धनात्मक। आई बात समझ में। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। और भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो भारत के संदर्भ में मैंने आंकड़ा दिया था आपको कि 93% यानी 93% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH धनात्मक हैं, और 7% जो लोग हैं वो कैसे हैं, RH ऋणात्मक हैं। आई बात समझ में। इतना मैंने आपके लिए इसमें बता दिया था। अगला जो इसमें प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो मानव जो होते हैं, मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है ना। और इन कारकों की आवृत्ति के बारे में भी आपके सिलेबस में बता रखा है। तो प्रश्न नोट करना पहले प्रिय छात्र छात्राओं कि मानव में, यही प्रश्न बन जाएगा कि मानव में कितने प्रकार के, मानव में कितने प्रकार के, ध्यान देना, मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। जो मानव होता है, मानव में कितने प्रकार के RH, मानव में कितने प्रकार के RH, मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। और RH कारकों के बारे में मैंने बता दिया था अभी कि ये करीब 417 एमिनो अम्लों से के, यानी करीब 417 एमिनो अम्लों की क्या एक प्रोटीन है, क्या एक प्रोटीन है। आई बात समझ में। और इनकी जो RH कारकों की सबसे पहले जो खोज हुई थी 1940 में हुई थी। और 1940 में किसने की थी, 1940 में कॉलैंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। आई बात समझ में। यानी इन वैज्ञानिक जो थे, ध्यान देना, ये जो वैज्ञानिक थे कॉलैंड स्टीनर और बीनर, इन दोनों वैज्ञानिकों का एक पालतू क्या था, बंदर, मकाका रीसस। और मकाका रीसस में सबसे पहले इन दोनों इसकी क्या की थी, खोज की थी। आई बात समझ, बहुत महत्वपूर्ण बात। और तो मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं।
तथा इन कारकों की आवृत्ति बताइए। यानी जो ये कारक पाए जाते हैं, अपने मैं अभी बोल रहा था कि 5 प्रकार के पाए जाते हैं, अभी बताऊंगा पांचों के नाम। इन कारकों की, ध्यान देना, प्रश्न में जोड़ देना, इन कारकों की आवृत्ति बताइए। यानी इन कारकों की आवृत्ति यानी कितनी मात्रा पाई जाती है, आवृत्ति मतलब है इन कारकों की आवृत्ति बताइए, इन कारकों की आवृत्ति बताइए। तो ये आपका प्रश्न हो गया, नोट कर लेना प्रश्न को और अब समझिए इसका उत्तर नोट करना। ध्यान देना कि जो मानव होता है, अपने मानव जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रिय छात्र छात्राओं? 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं, तो नोट कर लेना। मानव में 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के पाए जाते हैं। तो मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। कितने प्रकार पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? RH-D। कौन से होते हैं? RH-D। नंबर 1 होता है RH-D, दूसरा होता है RH-E यानी कैपिटल ई, RH-E यानी स्मॉल ई, RH-C यानी कैपिटल सी और RH-C यानी स्मॉल सी। 5 प्रकार हो गए RH-D। नंबर 1 RH-D। नंबर दूसरा कौन सा हो गया? RH-E। कौन सी आएगी? कैपिटल आएगी, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर जो होते हैं। RH-E यानी स्मॉल आएगी, RH-C कैपिटल सी और RH-C। आई बात है, 5 प्रकार हो गए। तो नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना बोर्ड की तरफ। तो नंबर 1 है इसमें RH-D। ध्यान देना कौन सा हो गया? RH-D। नंबर दूसरा है RH-E कैपिटल ई, RH-D, RH-E। तीसरा होता है इसमें RH-E। कौन सा है? RH-E यानी स्मॉल ई। नंबर 4 है इसमें, ध्यान देना, RH-C। कौन सा है? RH-C यानी कैपिटल सी। और नंबर 5 में है RH-C। आई बात समझ में? तो कुल RH फिर कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार के। यानी जो मानव होता है उसमें 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। तो नंबर 1 कौन सा होता है? RH-D। नंबर दूसरा कौन सा होता है? RH-E। नंबर तीसरा कौन सा होता है? RH-E। नंबर 4 कौन सा होता है? RH-C। और नंबर 5वां कौन सा होता है? RH-C यानी स्मॉल सी। जो अपने जो RH कारक पाए जाते हैं, मानव जातियों में जो RH कारक पाए जाते हैं, इनकी आवृत्ति निम्न अनुसार है। यानी जो ये आवृत्ति जो इनकी होती है वो निम्न अनुसार है। RH-D 85%। ध्यान देना, ये जो RH-D है 85% पाई जाती है। RH-E जो कैपिटल ई है 30%। कितने प्रतिशत? 30%। RH-E जो स्मॉल ई है 78%। और RH-C और स्मॉल RH-C दोनों ही 80-80% पाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? RH-D पाई जाती है। तो नोट करना इस बात को कि मानव जाति में, गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, मानव जाति में RH कारकों की, मानव जाति में RH कारकों की, कौन से कारकों की? RH, रीसस। RH का मत अर्थ रीसस। आई बात समझ में? तो मानव जाति में RH कारकों की आवृत्ति, RH कारकों की आवृत्ति निम्नानुसार है, यानी निम्न अनुसार है। तो देखना कौन कौन से अनुसार है, ध्यान देना, समझना। मैंने अभी बताया था कि जो RH-D होती है इसकी मात्रा कितनी होती है? 85% होती है। RH-E जो होती है इसकी कितनी होती है? 30%। RH-E जो स्मॉल ई होती है उसकी 78%। RH-C जो होती है इसकी 80 और इसकी भी 80। तो नोट कर लेना प्रिय छात्राओं, तो गौर देना, कर लेना नोट। RH-D कितने प्रतिशत होती है? 85% होती है। कितने प्रतिशत होती है? 85। RH-E यानी जो कैपिटल ई है इसकी 30% होती है। कितने प्रतिशत होती है प्रिय छात्राओं? 30%। 30। नंबर तीसरा है इसका RH-E। कौन सा है? RH-E। इसकी जो मात्रा होती है 78% होती है। कितने होती है? 78% होती है RH-E की। ठीक है ना?
नंबर 4 जो इसमें नोट करना, नंबर 4 है इसमें RHC यानी कैपिटल सी, और कैपिटल इसकी होती है 80%, यानी दोनों बराबर होते हैं, कैपिटल सी और स्मॉल सी। RHC आई बात समझ में, 80%, ठीक है ना। ये आपका आंकड़ा है कि मानव जाति में जो RH कारक होते हैं उनकी आवृत्ति निम्नानुसार होती है। तो इसको नोट कर लेना इस बात को, ठीक है ना। और जो सभी RH कारक हैं, जितने भी ये RH कारक हैं, में सब में महत्वपूर्ण कौन सा होता है? RHD होता है, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है और सर्वाधिक कैसा होता है? प्रत्यारक्षी जनी होता है। यानी सभी कारकों में, RH कारकों में RHD कैसा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सर्वाधिक कैसा है? प्रतिरक्षा जनी है, यानी सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। कौन? RHD, इसलिए कैसा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? तो इस लाइन को भी नोट कर लेना कि सभी RH कारकों में, स्टार लगा के नोट कर लेना, चाहे वैसे भी पैराग्राफ चेंज करके नोट कर लेना, कैसे भी। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, बोर्ड की तरफ ध्यान दे के लिखना, सभी RH कारकों में, सभी RH कारकों में, गौर देना, सभी RH कारकों में, सभी RH कारकों में RHD, कौन सा? RHD सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आई बात समझ? यानी सभी RH कारकों में RHD सबसे कैसा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रश्न ये भी बन जाए भाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि मैंने बताया है इस पार्ट से 3 प्रश्न आते हैं प्रिय छात्राओं, एक एक नंबर के, और इसलिए हर लाइन इस पार्ट की बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर लाइन आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए, हर लाइन आपकी समझ में आनी चाहिए। तो देखिए सभी RH कारकों में RHD सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कैसा है? महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है, क्योंकि यह सर्वाधिक, क्योंकि यह सर्वाधिक, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। कैसा है? प्रतिरक्षा जनी है। आई बात समझ में? कैसा है? प्रतिरक्षा जनी है। ध्यान देना, यस, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। आई बात समझ में? तो ये आपका प्रश्न हो गया भाई कि मानव जाति में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं तथा इन कारकों की आवृत्ति बताइए। और मैंने आपको बता दिया इसमें कि मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं, RHD, RSE, RHE, RSC, RSC। और मानव जाति में RH कारकों की आवृत्ति निम्नानुसार है, और इनकी आवृत्ति बता दी। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? RHD है। कौन सा है प्रिय छात्र? RHD, क्योंकि ये सर्वाधिक कैसा होता है? प्रतिरक्षी जनी होता है। आई बात समझ में? चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अगला टॉपिक ध्यान देना, समझना। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, आगे चलते हैं। अभी बताया था RH कारक, अगला इसमें बताया गया है कि रक्तदान के समय ना केवल जब व्यक्ति को रक्तदान करते हैं, यानी किसी भी वजह से, माना किसी व्यक्ति के कोई चोट लग गई या गंभीर चोट लग गई, तो शरीर में अधिक रक्त का क्या हो गया? स्राव हो गया, या शरीर से अधिक मात्रा में रुधिर बह गया, तो उस समय उसको क्या होती है? यानी रुधिर की आवश्यकता होती है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या किया जाता है? रक्तदान भी किया जाता है। रक्तदान आगे आने वाला है, बहुत बड़ा अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम रक्तदान करते हैं तो उस समय उसको क्या बोलते हैं? रक्तदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्तदान। आई बात समझ में? तो जो रक्तदान करते हैं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि रक्तदान के समय ना केवल रक्त समूहों का बल्कि RH कारकों का मिलान भी कैसा है? आवश्यक है। आई बात समझ कि रक्तदान के समय ना केवल रक्त समूह का वरन RH कारक का मिलान भी आवश्यक है। यानी जब हम रक्तदान करते हैं, यानी उदाहरण के लिए हम अपना रक्त किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं, तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं, तो हमारे जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप जो है, वो दूसरे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से मिलना चाहिए। और साथ ही साथ RH कारकों का मिलान भी कैसा है? आवश्यक है। यदि हम RH धनात्मक हैं
तो दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति जिसको हम रक्तदान दे रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, RH धनात्मक ही होना चाहिए। यदि हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है रक्तदान के समय। वो बात दूसरी होती है कि भाई वो सर्वदाता है, क्योंकि वो जो रक्त समूह जो होता है, वो जो रक्त है, वो रक्त समूह वाले व्यक्ति वो किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। क्यों? वो सर्वदाता होता है, क्योंकि ओ में किसी प्रकार के प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। और ए भी क्या होता है, सर्वग्राही। तो रक्त समूहों का मिलान भी आवश्यक है। माना कोई व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप का है, तो उस व्यक्ति के लिए बी ब्लड ग्रुप वाला जो है उसके लिए या तो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ही क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है, या कौन दे सकता है, ओ, क्योंकि वो तो कैसा है, सर्वदाता है। तो बी को बी तो दे ही रहा है, इसके अलावा कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। ओ क्यों है, सर्वदाता है। आई बात समझ? इसके अलावा RH कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। कैसे? यदि जो बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति RH कैसा है, धनात्मक है, और लेने वाला जो व्यक्ति है वो भी कैसा होना चाहिए, RH धनात्मक होना चाहिए, अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रुधिर लेनता, जो मैं अभी पूरी बता रहा हूं, पूरी स्टोरी आपके लिए, रुधिर लेनता की वजह से उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छी लाइन उसने लिखी है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि रक्तदान के समय ना केवल रक्त समूह वरन RH कारकों का मिलान भी कैसा है, आवश्यक है। आई बात समझ में? यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त और RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण कर दिया जाए, समझना, एक व्यक्ति कैसा है, माना दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक कैस फर्स्ट है और एक कौन सा है, सेकंड, ठीक है ना, इसको समझ लो, लिखना नहीं है फिर ये छात्राओं, इसको बस समझ लो आप, ठीक है ना, रफ कॉपी में कहीं भी इसको लिख लेना, समझना है बस, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है, आगे जो आएगा इसको मैं बता दूंगा। तो सुनिए, एक फर्स्ट व्यक्ति है, पहला जो व्यक्ति है वो है माना RH धनात्मक। कैसा व्यक्ति है प्रिय छात्राओं, RH धनात्मक है, यानी RH धनात्मक व्यक्ति है कोई, यानी पहला व्यक्ति कैसा है, फर्स्ट व्यक्ति कैसा है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है या फर्स्ट जो व्यक्ति है वो कैसा है, फर्स्ट व्यक्ति कैसा है, RH धनात्मक है। आई बात समझ में? और दूसरा जो है, आई बात समझे, दूसरा कैसा है, RH ऋणात्मक है। तो देखिए सेकंड जो व्यक्ति हुआ वो कैसा हुआ, जिसको हम रक्त क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो सेकंड जो व्यक्ति है वो कैसा है, RH ऋणात्मक है। ध्यान देना प्रिय छात्राओं, कैसा है, RH ऋणात्मक है। और फर्स्ट व्यक्ति, एक व्यक्ति कैसा है, RH धनात्मक है, और सेकंड जो व्यक्ति है मान रहे हैं हम वो कैसा है, माना RH कैसा है, ऋणात्मक है। तो ध्यान देना, यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरण किया जाए, यानी इसका जो रक्त है और इसको क्या किया जाए, स्थानांतरण किया जाए, यानी इसका जो रक्त दे रहा है, और किसको स्थानांतरित कर रहे हैं, इसको हम RH ऋणात्मक को स्थानांतरित कर रहे हैं। समझना, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रिय छात्राओं। तो पूरी तरीके से अपना दिमाग बोर्ड की तरफ फोकस रहना चाहिए। तो बोर्ड की तरफ ध्यान दो कि एक व्यक्ति जो है वो RH धनात्मक है और दूसरा जो सेकंड पर्सन है वो कैसा है, RH ऋणात्मक है। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें RH कारक पाए जाते हैं वो धनात्मक होता है, जिनमें RH कारक नहीं पाए जाते हैं वो कैसा होता है प्रिय छात्र, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। आई बात समझ में? अब फर्स्ट व्यक्ति का जो रक्त है, ध्यान देना, इस व्यक्ति का रक्त और इस कौन सा है, RH ऋणात्मक, इस व्यक्ति में क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। क्या कर दिया, स्थानांतरित करते हैं। तो ध्यान देना, ये कौन है, दाता है, ये कौन है, दाता। आई बात समझ? और ये कौन है, ग्राही। आ रही बात समझ? ये सेकंड व्यक्ति कौन है, ग्राही है। तो दाता से जब ग्राही के शरीर में क्या करते हैं हम, शरीर में स्थानांतर किया जाए तो ग्राही में RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो ग्राही है ना, ग्राही, इसके शरीर में IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। समझना, मेरी बात को ध्यान देना। आई बात समझ में कि ग्राही जो होता है, ग्राही के शरीर में, यानी जो ग्राही होता है, ग्राही के शरीर में RH कारक के विरुद्ध, कौन से कारक के विरुद्ध, RH कारक के विरुद्ध, RH कारक के विरुद्ध। आई बात समझ में? RH कारक के विरुद्ध
क्या हो जाता है, IgG प्रतिरक्षी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, समझना, ग्राही में RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आई बात समझे? और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी जो RH है, कौन सा है, RH धारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको रुधिर समूहन की विधि के द्वारा नष्ट कर देती हैं। और ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, समझना कि जो RH, ध्यान देना, ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी जो RH धारी यानी जो क्या है, RH हैं जिनमें RH धारी लाल रक्त कणिकाओं को यानी RBC को, लाल रक्त कणिकाओं को क्या करते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को रुधिर समूहन विधि के द्वारा क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आई बात समझे? RH ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं, ये प्रतिरक्षी कौन से, IgG प्रतिरक्षी क्या करते हैं, RH धारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको रुधिर समूहन की विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, रुधिर समूहन की विधि के द्वारा क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। यानी RH धारी लाल रक्त कणिकाओं को रुधिर समूहन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, रुधिर समूहन विधि के द्वारा क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ऐसा RH धारी लाल रक्त कणिकाओं को क्या करती हैं, रुधिर समूहन की विधि के द्वारा, रुधिर समूहन की विधि के द्वारा क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। रुधिर समूहन के द्वारा क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। आई बात समझ में? जब ये नष्ट हो जाएंगी, कौन, लाल रक्त कणिकाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, RH धारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं रुधिर समूहन विधि द्वारा क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो इसके कारण हमारे शरीर में एक हानिकारक जो पदार्थ बनता है, हानिकारक क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है बिलीरुबिन। कौन सी, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन जो प्रोटीन होती है बहुत कैसी होती है, हानिकारक होती है। ध्यान रखना, कैसी होती है, हानिकारक होती है। तो बिलीरुबिन जो प्रोटीन है ये कैसी होती है, हमारे रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की बड़ी मात्रा में क्या हो जाती, मात्रा में जमा हो जाती है। आई बात समझ कि बिलीरुबिन क्या होती है, बिलीरुबिन जो अपनी क्या होती है, प्रोटीन होती है, हानिकारक जो पदार्थ होता है ये रक्त में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। यानी रक्त में बिलीरुबिन जो होता है, रक्त में बिलीरुबिन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जो रक्त में बिलीरुबिन क्या हो जाता है, जब बड़ी मात्रा में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो ये हमारी यकृत और जो पिलिया संरचना होती है, यानी रक्त में बिलीरुबिन की जो अधिकता होती है, यानी इसकी क्या हो गई, अधिकता हो गई बिलीरुबिन की। और जो इसकी जो अधिकता होती है, ध्यान देना प्रिय छात्रों, इसकी जो अधिकता होती है हमारे शरीर में जो यकृत है और कौन संरचना होती है, पिलिया। पिलिया क्या होता है समझना, एक तो होता है यकृत और एक क्या होता है, यकृत को बोलते हैं हम लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। ध्यान देना, यकृत को क्या बोलते हैं हम, लीवर। ठीक है ना। और जो पिलिया संरचना होती है, कौन संरचना होती है अपनी, पिलिया। पिलिया संरचना क्या होती है समझना कि जो नवजात शिशु होते हैं, गौर देना प्रिय छात्राओं, कि रुधिर जो होता है, वयस्क व्यक्ति हैं हम कैसे व्यक्ति हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क व्यक्ति कहलाता है। 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो वयस्क व्यक्ति होता है। कैसा होता है प्रिय छात्राओं, वयस्क। आई बात समझ में? तो वयस्क व्यक्ति जो होता है एसएस के अनुसार जो मतदान करता है 18 वर्ष के ऊपर, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर के आसपास रुधिर पाया जाता है। ये मैंने आपको बहुत पिछली क्लासों में बता दिया था। हमारे रक्त जब मैं पढ़ा रहा था तो रक्त में ये भी बताया था कि रक्त जो होता है ये प्लाज्मा रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्लाज्मा 55% भाग बनाती हैं और रक्त कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। कितना बनाती हैं, 45। तो वयस्क व्यक्ति जो होता है, वयस्क व्यक्ति जो होते हैं उनमें रक्त का निर्माण लाल अस्थि मंजा में होता है। कहां पर होता है, लाल अस्थि मंजा में होता है। लेकिन जबकि नवजात शिशु होते हैं, गौर देना, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें एक संरचना होती है पिलिया। कौन सी होती है, पिलिया। पिलिया संरचना में क्या होता है, रुधिर का निर्माण होता है। ध्यान रखना, जो नवजात शिशु होते हैं या जो भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण अवस्था यानी माता के गर्भ के अंदर क्या हो रहा है, पल रहा है। आप जानते हैं माता के गर्भ में लगभग शिशु 9 मंथ रहता है, प्लेसेंटा अप्रा या नाल के अंदर। आई बात समझ में? या जो नवजात शिशु होता है, जन्म के बाद, प्रसव के बाद जब शिशु उत्पन्न होता है उसको नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। तो नवजात शिशु जो होता है उसमें रुधिर का निर्माण पिलिया नामक संरचना में होता है। आई बात समझ में? तो 1-2 पॉइंट और अपने दिमाग में बसा लेना प्रिय छात्र एवं छात्राओं। ध्यान देना, गौर देना
कि वयस्क व्यक्ति में वयस्क व्यक्ति जो होता है अपना 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होता है वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति में रुधिर का निर्माण कहां पर होता है? लाल अस्थि मंजा में। कहां होता है? लाल अस्थि मंजा में। जबकि नवजात जो शिशु होता है या जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? उसका निर्माण होता है पिलिया नामक संरचना में। आई बात समझ में? कहाँ पर होता है? पिलिया नामक संरचना में। क्योंकि आप जानते हैं ये स्वस्थ व्यक्ति होता है, एक सामान्य व्यक्ति होता है, उसमें लगभग 5 लीटर क्या पाया जाता है? रुधिर पाया जाता है। और हमारा रुधिर कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे रुधिर की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। सोरेनसन ने 1909 में इस मापक्रम का क्या किया था? आविष्कार किया था। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, गौर देना कि वयस्क व्यक्ति में जो रुधिर का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मंजा में होता है, नवजात शिशु जो होता है उसमें पिलिया नामक संरचना में होता है। आई बात समझ में? और रक्त जो होता है उसके बारे में बता दी, हल्का क्षारीय होता है जिसकी पीएच 7.4 होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति उसमें रक्त कितना होता है? 5 लीटर पाया जाता है। आ जाइए वापस अपने सिलेबस की तरफ। पाठ नंबर 4 चल रहा था आपका, और उसमें मैं बता रहा हूं कि जो रक्त में बिलीरुबिन जो नामक क्या होता है? एक हानिकारक पदार्थ जो होता है। रक्त में बिलीरुबिन नामक क्या होता है? एक हानिकारक पदार्थ है। हानिकारक जो पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ एक बड़ी मात्रा में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। हानिकारक पदार्थ, ठीक है ना, बड़ी मात्रा में अधिकता में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और जो जब हो जाता है ना, तो इसकी जो अधिकता होती है वो यकृत और फिलिया को हानि पहुंचाकर, यकृत और जो फिलिया संरचना है उसको हानि पहुंचाकर और क्या करता है प्रिय छात्र छात्राओं? हानि पहुंचाकर जो हमारे वृक्क होते हैं, जो हमारी किडनी होती हैं, उनको विफल कर देते हैं। क्या कर देती है? बिलीरुबिन उसको विफल कर देती है। आई बात समझ में? हृदय में पहुंचाकर यानी पिलिया को हानि पहुंचाकर वृक्क जो होती हैं अपने, ठीक है ना, उनको क्या पहुंचा देते हैं? विफल कर देते हैं, वृक्क को विफल कर देते हैं, और जो व्यक्ति की मृत्यु का भी क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। तो यकृत और पिलिया हानि पहुंचाकर क्या करते हैं? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, क्या करते हैं? वृक्क को विफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने वृक्क जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं? विफल। और जब आप जानते हैं वृक्क जो विफल हो जाएंगे, अरे जब वृक्क जो होते हैं, किडनी जो होती हैं, यही विफल हो जाएंगे तो हमारे शरीर में से हानिकारक पदार्थों को बाहर कौन निकालेगा? उत्सर्जन क्रिया कैसे होगी? अरे उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीव के शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। सजीवों के शरीर के अंदर बने जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। और उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सी सहायता करता है? वृक्क। अब वृक्क ही क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। तो अपशिष्ट जो पदार्थ है, बिलीरुबिन एक अपशिष्ट पदार्थ ही तो है, इसको शरीर से बाहर कौन निकालेगा? फलस्वरूप व्यक्ति की क्या होता है? मृत्यु का कारण बनते हैं। तो वृक्क विफल तो व्यक्ति डेड, मृत्यु, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आई बात समझ? वृक्क विफल तो व्यक्ति की मृत्यु। आई बात समझ में? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि RH प्रतिरक्षी जो होते हैं पहले से शरीर में नहीं बने होते हैं। जो RH प्रतिरक्षी जो होते हैं, ये RH जो प्रतिरक्षी बने पहले से शरीर में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि इनका क्या होता है? इनका निर्माण RH ऋणात्मक रुधिर का जो प्रथम बार RH धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है, यानी जो RH ऋणात्मक वाले जो व्यक्ति हैं वो सब प्रथम RH धनात्मक वाले व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तब इस प्रतिरक्षी का क्या होता है? निर्माण होता है। आई बात समझ में? तो गौर देना कि भाई फर्स्ट व्यक्ति कैसा है? RH धनात्मक। एक बार और समझा देता हूं कि फर्स्ट व्यक्ति कैसा है? RH धनात्मक। और सेकंड व्यक्ति कैसा है? RH ऋणात्मक। तो उसमें बताया गया है यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाए? स्थानांतरण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्थानांतरण कर दिया जाए। तो जो ग्राही है, ग्राही कौन है यहाँ पर? ग्राही है RH ऋणात्मक। कौन है प्रिय छात्र छात्राओं? RH ऋणात्मक। RH धनात्मक कौन है? दाता। RH ऋणात्मक कौन है? ग्राही। यानी RH धनात्मक कौन है? दाता, जो रक्त दे रहा है किसको? RH माइनस वाले को, RH ऋणात्मक वाले को। तो जो ग्राही होता है, ग्राही के शरीर में RH कारक के विरुद्ध जो होते हैं
क्या होते हैं, RH कारक विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। आई भाषा में कौन सी प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है, IgG। और मैंने IgG के बारे में बताया था कि ये सीरम में सर्वाधिक प्रतिरक्षियों में IG की सांद्रता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। और IgG होता है इसमें क्या हो, ये रक्त अन्य द्रव्यों में क्या होता है, उपस्थित होता है। और IgG एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो आवल को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, भ्रूण तक। आई बात समझ में, तो भ्रूण तक पहुंच जाता है IgG। आई बात समझ में। और RH आगे समझना, तो ग्राही के शरीर में क्या हो गया, रक्त स्थानांतर हो गया, तो ग्राही के शरीर में क्या होता है, RH कारक के विरुद्ध क्या होता है, IgG प्रतिरक्षी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और ये IgG प्रतिरक्षी क्या करते हैं कि जो RH धारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ध्यान देना, जो RH धारी, RH कारक पे होता ही नहीं मौजूद, RH धारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, समझना मेरी बात को, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, गौर देना, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनको रुधिर समूहन की विधि के द्वारा क्या हो जाती हैं, वो उनको नष्ट कर देती हैं। और नष्ट हो जाएंगी तो इस कारण हमारे रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आई बात समझ में। और जब ये अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसकी जब अधिकता हो जाएगी तो ये बिलीरुबिन क्या करता है, ये हमारे यकृत और फिलिया के बारे में बता दिया था, नवजात शिशुओं में जो रक्त का क्या करती है, निर्माण करती है। और वयस्क व्यक्तियों में कौन करता है, लाल अस्थि मंजा। आई बात समझ में, गौर देना प्रिय छात्राओं। तो रक्त एवं पिलिया को क्या पहुंचा देता है, हानि पहुंचा देता है। और हानि पहुंचाएगा तो हमारे वृक्क कैसे हो जाएंगे, विफल हो जाते हैं। वृक्क जो होते हैं, किडनी होती हैं, वो विफल हो जाएंगी और जो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे और फलस्वरूप व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसको प्रिय छात्राओं इसी तरह अपनी कॉफ़ी में इसको बना लेना। बहुत अच्छा डायग्राम मैंने आपको समझाया बहुत अच्छी तरह से, और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसमें आप एक बात ध्यान रखनी है कि RH प्रतिरक्षी पहले से शरीर में बनी नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण RH जो ऋणात्मक होते हैं कि रुधिर में प्रथम बार यानी RH जो ऋणात्मक व्यक्ति होते हैं उनके रुधिर जो प्रथम बार RH धनात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं ना, तब ये इस प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। भाई आया कि नहीं आया संपर्क में, पहले ये RH धनात्मक था, ये कैसा है, ऋणात्मक, इसके संपर्क में आया तभी तो ये प्रतिरक्षी बनी हुई। ये प्रतिरक्षी बनी है तो रुधिर समूहन हो गया, रुधिर समूहन हो गया तो रुधिर में बिलीरुबिन प्रोटीन बन गई, बिलीरुबिन प्रोटीन बन गई तो रक्त और पिलिया को हानि पहुंचा दी, वृक्क विफल हो गया, व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आई बात समझ में। तो ये टॉपिक, अगला टॉपिक है प्रिय छात्राओं इसमें गर्भ रक्ताणु कोरकता। कौन सा प्रश्न है अगला, गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बस समझाएंगे। तो प्रिय छात्राओं दो टॉपिक बताए मैंने, RH कारकों के प्रकार और RH समूह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरह व्यक्ति के शरीर में ये रुधिर समूहन की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। आई बात समझे। तो प्रिय छात्राओं अधिक से अधिक वीडियो देखा करो, अधिक से अधिक लाइक किया करो और अपने जितने भी साथी उनको भी इसके बारे में अवगत कराओ। आई बात समझें। और सभी छात्राओं को धन्यवाद जो अधिक से अधिक कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपना हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, उन सभी छात्राओं को कोटि कोटि उनका अभिनंदन। उन सभी छात्राओं को कोटि कोटि अभिनंदन, बार बार उनका अभिनंदन, बार बार उनसे स्नेह, थैंक्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगली टॉपिक के साथ।